हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे क्लास 10वीं का एनसीईआरटी विज्ञान, जिसमें से हम देख रहे हैं मॉडल सेट। मॉडल सेट का यह सेट 5 है। इससे पहले वाले वीडियोज़ में हमने सेट 1, 2, 3 और 4 को कवर कर लिया है। इसमें हम देखेंगे सेट 5। पिछले वाले वीडियोज़ में आपका काफ़ी प्यार और सुझाव रहा और मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में भी आपका वैसा ही प्यार और वैसा ही सुझाव मिले। तो चलिए बिना देरी के हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर, और जो बची बातें हैं वो बीच बीच में होती रहेंगी। तो पहला नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से सभी। तो देखिए, प्रकाश की जो भी किरणें होती है वो सीधी रेखा में गमन करती है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। कोई भी आप इसका आंसर जो है सो कोई भी लगा सकता है, छोटा बच्चा भी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश के नियम लागू होते हैं केवल समतल दर्पण पर, केवल अवतल दर्पण पर, केवल उत्तल दर्पण पर, सभी प्रावर्तिक पृष्ठों पर। तो देखिए, जो भी नियम है प्रावर्तन के जो भी नियम है वो सभी प्रावर्तक पृष्ठ पे लागू होते हैं। प्रावर्तक पृष्ठ मतलब क्या है सर? मतलब ये है कि प्रकाश जिस भी वस्तु पे पड़ेगी वो लौट जाएगी वापस, तो इसे कहते हैं प्रावर्तक पृष्ठ। तो ये जिसमें जहाँ भी प्रावर्तक पृष्ठ होगा वहाँ पे ये लागू होगा प्रकाश के प्रावर्तन का नियम। प्रकाश के प्रावर्तन के नियम क्या है भाई? तो प्रकाश के प्रावर्तन के नियम ये है कि अगर प्रकाश का प्रावर्तन हो रहा है, इसका मतलब ये कि जहाँ भी प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं वहाँ से ये प्रावर्तन हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। यही कारण है कि यहाँ पे इसके नियम लागू हो जाते हैं। अगर कोई प्रकाश किसी प्रावर्तक सतह पे पड़ती है तो वो उसी एंगल से लौटेगी जिस एंगल से वो आ रहा है। तो इसी को कहते हैं प्रकाश के प्रावर्तन के नियम, कि वो नियमानुसार लौटेगी। ऐसा ना हो कि जैसे आया वैसा नहीं जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो देखिए, फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। कैसे? जो फार्मूला आप जानते हैं ना, हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है। अगर आप नए छात्र हैं तो थोड़ा मोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन जो पुराने छात्र हैं ना उसको फार समझ में आ रहा होगा। R/2 होता है, F बराबर R/2, और इसी बेसिस पे बहुत सारे मैथ बनते हैं। हमने पहले चैप्टर में आपको कहा था, पहले सेट में आपको बताया था कि इस फार्मूले को आप अच्छे से याद कर लो, है ना। तो चलिए, यहाँ पे आपका ये होता है क्लियर। ये आपका हो गया फॉर्मूला R/2, यानी कि आधी होती है। अब आधा देखेंगे कहाँ पे है, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? देखिए, अभी जो हमने फॉर्मूला आपको बताया F बराबर R/2, इसी के ऊपर ये बैठेगा। तो R/2, F बराबर R/2। देखिए यहाँ पे त्रिज्या कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो F का F लिखेंगे हम, और जो R है वो कितने हैं? 20 है, और बट्टा में क्या करेंगे? 2। तो ये क्या हो जाएगा? F बराबर 10 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखिए, ये प्रश्न जो है सो हमने आपको बहुत बार करवा चुके हैं, और हमने आपको कहा है जितने भी चार्ट हैं और जितने भी फिगर हैं उन सबको आप अच्छे से कर लो, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो सी पर ही बनेगा। ठीक, चलिए एक नज़र हम देख लेते हैं आखिर ये हम कहाँ का बात कर रहे हैं। तो देखिए, हमने आपके किताब को निकाल लिया है, एनसीईआरटी की किताबों को। यहाँ पे जितने भी फिगर हैं आपने इसको पढ़ा होगा, और अगर आपने इस नहीं पढ़ा है तो यूट्यूब के लेक्चर आप देख सकते हैं। हमने टोटल के टोटल इसको पढ़ाया हुआ है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे हम समझाना क्या चाह रहे हैं। देखिए, 6 फिगर मिलेंगे आपको टोटल। यहाँ पे क्या है? वस्तु को अनंत पे रखा गया है तो प्रतिबिंब फोकस पे बन रहा है, पहला कंडीशन हो गया। सेकंड कंडीशन क्या होता है? अनंत और सी के बीच रखते हैं। ये रहा सी और ये रहा अनंत, इधर है। यहाँ पे रखेंगे तो फोकस और सी के बीच बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। सभी कंडीशन दे रखे हैं, टर्म्स एंड कंडीशन आपको समझने हैं। उसके बाद जो हमसे पूछा गया है वो ये वाला फिगर पूछा गया है पूरा। वस्तु को कहाँ रखा है? सी पर रखा गया है, देख सकते हैं आप। थोड़ा सा मैं इसे जूम करता हूँ। तो देखो, यहाँ पे वस्तु को सी के ऊपर रखा गया, और बना भी तो कहाँ बना? सी के ऊपर ही बना है। देख लीजिए आप, पूरा का पूरा कहाँ बना है? सी के ऊपर। समझ में आई बात? तो यही हमसे पूछा गया। अच्छा, एक चीज़ और पूछ सकता था कि वस्तु को अगर सी पर रखेंगे, वक्रता केंद्र पर रखेंगे, तो कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा? तो देखो, उल्टा ही बनेगा और समान साइज का बनेगा। तो ये जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन है हमने आपको पहले भी करने के लिए बोला है। देखिए, यहाँ भी है एक ये कंडीशन है, खास कंडीशन जो पूछ लिया जाता है। अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब और वस्तु से बड़ा कहाँ पे बनता है? तो यहीं पे बनता है, दर्पण के पीछे।
ये सब कंडीशन जो आपको उपयोगी हैं, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इन सबको आप छोड़े ना, अच्छे से करके जाएं ताकि एग्जाम में आपके एक भी प्रश्न ना छूटे। तो चलिए बैक टू बैक चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं? क्वेश्चन नंबर अब चलेंगे 6 पे। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है। देखिए यहाँ पे पूछ दिया तुरंत, अवतल दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है, यहाँ पे दिया आभासी और वास्तविक, तो दोनों होते हैं। वास्तविक भी हो सकते हैं और आभासी भी हो सकते हैं, दोनों ए एवं बी दोनों हो जाएंगे। देखिए आभासी क्या है और वास्तविक क्या है समझ लीजिए। देखिए यहाँ जितने भी फिगर आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो भी प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनते हैं वो वास्तविक बनते हैं। ये वास्तविक है, ये सब वास्तविक है, ये वास्तविक है। लेकिन जो भी फिगर दर्पण के पीछे बन रहे हैं वो हो जाते हैं आभासी। क्या हो जाते हैं? आभासी। तो देखिए अवतल दर्पण है, ये वास्तविक बना, वास्तविक बना, वास्तविक बना, और यहाँ पे अगर देखेंगे प्रतिबिंब यहाँ खड़ा किया, देखो यहाँ पे बना, तो ये हो गया आभासी। तो अवतल दर्पण में दोनों टाइप के फिगर बनते हैं, आभासी भी और वास्तविक भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। वाहनों के पथ से दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? 1000 बार बता चुके हैं ये क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण क्या करता है? प्रकाश की किरण पुंज को एक जगह ला के विकसित कर देते हैं, एक जगह ला के सुकड़ करके जमा कर देता है, ताकि उसका जो ऊष्मा का हीट है वो जल्दी से जल्दी मिले। 9 नंबर क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो दर्पण की लेंस समरूपता क्या होगी? अच्छा, मतलब ये बोला है कि फोकस जो दूरी है वो माइनस में है, तो वो दर्पण और लेंस क्या हो सकते हैं? दोनों अवतल हो सकते हैं, दोनों उत्तल हो सकते हैं। दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों अवतल होंगे। कहना क्या चाह रहा है समझ लीजिए। एक आपका ये दर्पण है और जो फोकस दूरी है वो माइनस में है, तो आपको ये बताना है कि माइनस में फोकस दूरी कब होती है, कौन सा दर्पण होता है और कौन सा लेंस होता है। तो आइए इसको भी एक बार हम समझ लेते हैं कि दोनों अवतल कैसे हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक बड़ा फिगर देख पा रहे होंगे, ये चिन्ह परिपाटी का फिगर है। इसी के माध्यम से सारा कुछ लॉजिक हम लोग समझते हैं, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो हमने डिटेल में पढ़ाया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। देखिए ये जो दिया गया है बाईं ओर की दूरी, ये क्या है? माइनस में है। देखो यहाँ पे क्या है? माइनस में। और हमेशा आप याद रखिए कि अवतल दर्पण में जो वस्तु की जो दूरी होती है वो माइनस में ही होती है। तो अगर किसी वस्तु का दूरी माइनस में दे रखे हैं, मतलब आप समझ जाइएगा कि वो अवतल दर्पण है, ठीक। और अगर लेंस की बात करें तो लेंस भी अवतल ही होता है। समझ में आई बात? इसके बारे में यहाँ डिटेल नहीं बताना चाहूँगा, अगर डिटेल बताऊँगा तो वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। आपको अगर डिटेल देखने हैं तो यूट्यूब पे डला हुआ है प्लेलिस्ट में, चैप्टर वाइज हमने वहाँ पे पढ़ाया भी, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए समझ में आया होगा कुछ कुछ, तो एक लाइक कर देना। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। किसी लेंस की क्षमता P और उसकी फोकस दूरी में क्या संबंध है? देखिए यहाँ पे फॉर्मूला पूछ लिया, ठीक है। अरे भाई क्या पूछते हो सर आप, ये सब क्या है ये सब? अरे मैं क्या करूं? अरे इसी में दे दिया तो मैं क्या करूं भाई। देखिए यहाँ क्षमता बोल दिया, P क्षमता, तो P बराबर हमने बचपन में फॉर्मूले पढ़े हैं। क्या बात करते हैं सर, 10 में आया तब पढ़े? ओ अच्छा, ठीक है भाई, 10 में आए तब पढ़े। तो P बराबर क्या हो गया? P बराबर F बाय R/2। नो भाई, P बराबर होता है 1/F। क्या होता है? 1/F, वो भी किस में होती है? मीटर में, ठीक। तो देखेंगे 1/F कहाँ? 1/F देखिए ऑप्शन नंबर ए में है आपका। P बराबर 1/F मीटर नहीं है, तो कोई बात नहीं है भाई, मीटर नहीं दे रखे हैं, आपको याद रखना है क्या? P बराबर 1/F मीटर, ये लेंस की क्षमता का फॉर्मूला है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 11 नंबर। लेंस का आवर्धन का व्यंजन लिखें। लेंस के आवर्धन का व्यंजन यानी कि सूत्र पूछ दिया हमें, तो आपको बता दूं लेंस का आवर्धन का व्यंजन जो होता है वो ऑप्शन नंबर ए, m बराबर -v/u होता है। आप अगर देखेंगे क्वेश्चन को कि कहाँ से पूछा जा रहा है तो आप बुक को पलटिए, सारे के सारे बुक जो है सो आपके नोट्स में दे रखे हैं, आपको हमने नोट्स भी बनवाया है, सारे के सारे प्रश्न बुक से ही आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुअष्टम अल्पतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर। और अनंत बोलता, दूर बिंदु बोलता तो वो हो जाता अनंत।
क्वेश्चन नंबर 13, नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक एवं उल्टा बनता है। हाँ भाई, जो हमारी आंखें होती है ना, आंखें रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनती है ना वो उल्टा बनती है, तभी हमें सीधा दिखाई देती है। ये क्या बात कर रहे हो सर? जी भाई बिल्कुल फैक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है? देखो, जब भी दो या दो से अधिक परमाणुओं का आदान प्रदान होता है तो उसे हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर एक ही परमाणुओं या एक ही तत्व का आदान प्रदान होता तो उसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर किया जाता है? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर किया जाता है। देखिए, ये सब प्रश्न जो है सो एनसीईआरटी किताबों में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में दोनों में वृद्धि होती है? नहीं भाई, उपचयन अभिक्रिया में क्या होती है? उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन का वृद्धि होता है, इसीलिए उसे हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने में होता है। एक्स का नाम क्या है? सफेदी करने में किसका प्रयोग होता है? चूना का प्रयोग होता है सफेदी करने में, वालपुटी का प्रयोग होता है। तो चूना को यहाँ बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? तो धातु की जो ऑक्साइड की प्रकृति होती है भाई, वो होती है क्षारीय, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, दिया गया चित्र क्या दर्शाता है? तो दिया गया चित्र क्या दर्शा रहा है? पहले चित्र को समझ लीजिए। मतलब यहाँ पे एक बीकर यहाँ पे है, एक बीकर यहाँ पे है, और एक यहाँ पे कुछ वस्तु दे रखे हैं। एक बीकर से वस्तु पे ढाला जा रहा है केमिकल, और दूसरे बीकर से हाथों पे केमिकल दिया जा रहा है। इसके अंदर क्या है ये भी नहीं बताया गया, लेकिन बीकर में भरा हुआ है और धुएँ उठ रहे हैं उछलने से। इसका मतलब ये इसमें केमिकल हो सकता है, एसिड हो सकता है, अम्ल हो सकते हैं, क्षार हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या दर्शा रहा है समझ लीजिए। लेकिन जो भी दर्शा रहा है कुछ हानिकारक चीज़ें ही होगा, इसलिए दर्शा ही रहा है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, ये इसका ऑप्शन है, जल की बर्बादी को रोका जाता है। जल की बर्बादी को रोका जाए नहीं, अगर जल की बर्बादी को रोकते तो वस्तु पे क्यों देते? सांद्र अम्ल क्षारक वाले कार्बन में लगा चेतावनी, ये सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धूम्रपान से बचें, धुआं हुआ तो दिख नहीं रहा यहाँ पे। भोजन करने के लिए हाथ पहले से धोना चाहिए, हाँ वो सब जानते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। सांद्र अम्ल क्षारक वाले बर्तन में लगा चेतावनी, अगर जो भी अम्ल है, एसिड है, अगर आप उसे हाथों में लेंगे, हाथ जो है सो आपके जल सकते हैं। यही यहाँ पे बताया गया, जो भी आप उसे किसी नीचे करेंगे तो आप अगर उसको नीचे करना है तो कोई वस्तु में कर सकते हैं। यहाँ पे हाथों को जला सकता है ये एसिड, समझे, इसीलिए ये यहाँ पे चेतावनी दे रखे हैं। चलिए आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ आया होगा। देखिए, जो भी प्रश्न थोड़े से टफ होते हैं ना, मैं कोशिश करता हूँ उसको आसान बनाने का और समझाने का, बाकी तो बुक में पढ़ दिए हैं भाई। क्षारक जल में घुलकर कौन आयन प्रदान करता है? तो क्षारक जल में घुलकर OH- आयन प्रदान करता है। जी सर, अगर यहाँ पे क्षार की जगह अम्ल रहता तो H+ आयन प्रदान करता है। क्या होता है, अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देते हैं और क्षार जल में घुलकर OH- आयन देते हैं। ये प्रश्न जो है सो पिछला सेट में भी पूछा गया था, शायद घुमाया हुआ था, और उस सेट में क्या हुआ था, शायद क्वेश्चन का आंसर जो है सो गलती हो गया था, तो आप वहाँ वाला और यहाँ वाला मिला करके सुधार सकते हैं। शायद एक बच्ची ने हमसे पूछा भी था। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकालती है? तो अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, क्लोरो क्षार प्रक्रम से किस पदार्थ का निर्माण होता है? तो क्लोरो क्षार पदार्थ से किस पदार्थ का निर्माण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 है, एक पदार्थ है जो जल में घुलनशील है, स्वाद में कड़वा, स्पर्श साबुन की तरह तथा प्रकृति संक्षारक है, वह पदार्थ क्या होगा? तो वह पदार्थ जो है सो क्षार होगा। क्या होगा? क्षार होगा। इतनी गुणवत्ता क्षार के अंदर ही पाई जाती है भाई। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किस pH मान वाले वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं? तो देखिए, सबसे पहले दिमाग लगाइए आप, अम्ल जो होता है ना वो 7 से कम होता है, ठीक है, तो ये तो ऑप्शन खत्म हो गया। बच गया 6.4,
और 6। तो हम आपको बता देते हैं अम्लीय वर्षा का जो मान होता है वो 5 से कम होता है। याद रखिएगा कितने से कम, 5 से कम होता है। तो यहाँ पे बोला है अम्लीय निम्नलिखित में से किस पीएच मान वाले वर्षा को अम्लीय वर्षा कहेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, पूरा पूरी 5 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। किसी अभिक्रिया में गैस निकल रही है, किसी अभिक्रिया में गैस निकल रही है, उसके पास जलती हुई तीली ले जाया जाता है, गैस फट फट की ध्वनि के साथ जलती है, वह गैस कौन सी है। तो वह जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस में ही ऐसा प्रतिक्रिया होता है। और ये जो सवाल है ये प्रैक्टिकल से उठा लिया गया है, जहाँ भी क्रियाकलाप आप देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण में, तो वहाँ पर से ये सवाल उठा लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन, हाँ होता है, रंग में परिवर्तन भी होता है, गैस में भी परिवर्तन होता है, इसलिए उसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है। तो मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। याद रखिएगा, छोटी आंत और बड़ी आंत में, जो बड़ी आंत होती है वो छोटी होती है और जो छोटी आंत होती है वो बड़ी होती है। भाई उल्टा चलता है भाई, छोटी आंत यानी कि बड़ी है, बड़ी आंत छोटी है। हाँ, किसी को बताना मत, हमने आपको बता दिया लेकिन किसी को आप मत बताना, मजाक कर रहा हूँ भाई, दिल पे मत लियो। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। रक्तवाहिकाएं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है क्या कहलाती है, समझिए ध्यान से। मतलब क्या होता है, हमारा जो हृदय है वो हृदय हमारे ब्लड को साफ करता है, उसके बाद पूरे शरीर में भेजता है। तो हृदय से शरीर में जो भेजता है वो अलग काम करने वाला रहता है, और वापस जो शरीर से हृदय में लाता है वो अलग काम करने वाला रहता है। तो यहाँ पर वही पूछा है कि हृदय से शरीर में कौन ले जाता है। तो हृदय से शरीर में धमनी ले जाता है। कौन ले जाता है, धमनी। अगर पूछता शरीर से वापस हृदय में लाता है तो वो कौन लाता है, शिरा। वो कौन लाता है, शिरा भाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धमनी। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। कोई अंग कट जाने पर रुधिर का थक्का बनाने में कौन मदद करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है सो अगर आप कट फट जाते हैं तो यही मदद करता है थक्का बनाने में, खून को जमने में। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है। तो वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में क्या होता है, पत्तों के द्वारा पानी रिसने लगता है और वो बाहर आने लगता है, जिसके कारण जल की बर्बादी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है। कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें से सभी की सभी उत्पादन ही है इसके, लेकिन यहाँ पे पूछा है मुख्य उत्पादक। तो मुख्य उत्पादक इसमें हो जाएंगे क्या, कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। अमाशय के आंतरिक स्तर का अम्ल से रक्षा किसके द्वारा होता है। तो वो होता है श्लेष्मा के द्वारा। श्लेष्मा अगर नहीं होता तो इसकी जो रक्षा है नहीं होता भाई। फिर कौन करता रक्षा, तो कोई ना कोई जरूर होता भाई। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किस जीव की क्षुद्रांत सबसे लंबा होता है। क्षुद्रांत, तो यहाँ पे क्या है, मनुष्य, कुत्ता, शेर। आप खुद दिमाग लगा सकते हैं किसका पेट बड़ा होता है, गाय का। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा गाय, राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34। अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन, द्विखंडन। तो देखिए बहुत से बच्चे क्या कर देंगे, द्विखंडन मार देंगे, लेकिन ये हो जाएगा गलत। अमीबा में विखंडन के द्वारा जनन की प्रक्रिया होती है। मुकुलन जो है हाइड्रा में मुकुलन होता है, पुनरुद्भवन होता है प्लेनेरिया में। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। पर्तन, कलम, रोपण इत्यादि किस प्रकार की जनन विधि है। तो ये देखिए, ये जो कायिक प्रवर्धन है ना, इसी का दूसरा नाम है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। यहीं पे यहाँ ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कायिक प्रवर्धन को ही बोलते हैं पर्तन, कलम, रोपण इत्यादि। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में कौन पादप का मादा जनन अंगन के भाग नहीं है। पादप का पूछ लिया, पहले पिछला वाला सेट में क्या था, नर और पुरुष वाला पूछ लिया था, नर और मादा वाला। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंडाशय। अंडाशय जो है सो पादप का मादा जनन तंत्र का भाग है। बाकी परागकोश, तंतु और पुकेसर ये सब जो है सो वो नर वाले हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे मादा वाले। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन लैंगिक संचरण रोग है। अब ये लैंगिक संचरण रोग क्या है, लैंगिक संचरण रोग वह संचरण है जिसके जो होता है मिलने के कारण, जब स्त्री एवं पुरुष का मिलन होता है उस दौरान जो है सो जो भी ये यौन संचरण रोग है, उस दौरान जो भी रोग फैलते हैं उसे कहते हैं लैंगिक संचरण या फिर यौन संचरण। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसर नहीं होगा, टाइफाइड नहीं होगा, कोरोना, ये तो झूठो डाल दिया है।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गोनोरिया। गोनोरिया जो है सो यौन संचरण रोग है, लैंगिक संचरण रोग है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38। शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो शुक्राणु जो है सो वृषण में उत्पन्न होते हैं। कहाँ? वृषण में। अब ये शुक्राणु क्या है भाई? तो चलिए, और ये वृषण किसे कहते हैं, प्रोटेस्ट ग्रंथि किसे कहते हैं, चलिए एक झलक देख लेते हैं। इसके लिए हमें खोलना पड़ेगा बायोलॉजी का चैप्टर, जीव जनन कैसे करते हैं। हमने आपको पहले कहा था, अभी आप 10th क्लास में हैं अगर, और अभी आप इस बुक को नहीं पढ़ते हैं तो फिर आपको जो नॉलेज मिलने वाली रहेगी आपको नहीं मिल पाएगी। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ, आप बुक को पढ़िए, फिर मेरा लेक्चर देख लीजिए, एयरफोन लगा लीजिए कानों के ऊपर, और थोड़ा स्पीच रेट बढ़ा के देख लीजिए ताकि आपको नॉलेज मिल सके। क्योंकि 10th के बाद आप तो देखोगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या होना है कि होता है ना कि अभी ज़रूरत है तो अभी पढ़ेंगे नहीं, तो जब ज़रूरत नहीं होगा तो कब पढ़ेंगे। यहाँ पे सारा कुछ दे रखे हैं कि पुरुषों में कौन से हार्मोन पाए जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन, शुक्राणु किसे कहते हैं, शुक्राणु उत्पादन क्या है, यौनारंभ क्या है, सारा कुछ हमने बता के रखे हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे शुक्राणुओं की। तो ये वृषण, वृषण जो है सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये जो है सो नर पुरुष तंत्र है, नर पुरुष जनन तंत्र है। यहाँ पे यहाँ सारा का सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ रहता है। यहाँ अगर आप देख पाएंगे तो ये है आपका पूरा मूत्राशय, जहाँ पे पेशाब जमा होता है, इसे पेशाब का थैला भी कहते हैं, साइंस की भाषा में इसे मूत्राशय कहते हैं। ठीक, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दो दो आपको ये दिख रहे होंगे, थोड़ा सा संरचना टाइप का गोलनुमा संरचना दिख रहे हैं, इसके भी कुछ नाम है और उसके भी काम है भाई। प्रोटेस्ट ग्रंथि, अगर ये सब ना हो तो कुछ काम ही ना होगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, थोड़ा इसको मैं नीचे करता हूँ, ये है शुक्राशय आपका, इसे हम लोग शुक्राशय बोलते हैं। और ये जो आपको गोलनुमा संरचना दिख रही है, ये है आपका वृषण। और यहीं पे क्या होता है, शुक्राणुओं का जो है सो उत्पादन होता है, यहीं पे इसका प्रोडक्शन होता है और यहीं पे ये शुक्राणु बनते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब इसे बाहर निकलना होता है तो यहाँ पे एक देखिए पाइप नुमा संरचना आप देख पा रहे होंगे। इसी पाइप के माध्यम से ये जो है सो शुक्राणु यहाँ से बाहर निकलते हैं, और ये जो है सो पाइप के द्वारा यहाँ से होते हुए इस यूरिन के रास्ते ये बाहर आ जाते हैं। तो ये होता है पूरा एक करिश्मा। और ये कब होता है, जब क्या होता है, युग्मनज का समय आता है, निषेचन का समय आता है, जब स्त्री पुरुष का मिलन का समय आता है, वो इस समय बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। और इसी के माध्यम से नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र और ये जनन की पीढ़ियाँ इसी के माध्यम से चलती हैं और चलती रहेंगी। तो यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप अपने आप को जान पाएंगे, अपने स्ट्रक्चर को जान पाएंगे। ये रहा आपका मादा जनन तंत्र। तो ये सब आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, डिटेल में समझिए, आसान भाषा में सब दे रखे हैं। और क्या होता है क्या नहीं होता है सब कुछ जानकारी आपको मिलेगा। एड्स के बारे में भी पता चलेगा आपको, HIV एड्स क्या है, हमने पूरे के पूरे अच्छे से पढ़ा रखे हैं। कॉपर टी वगैरह, लूप वगैरह क्या है, गर्भधारण क्या होता है, ये सब हमने आपको अच्छे से पढ़ाया है। आप वहाँ से देख सकते हैं या फिर बुक को अगर आप पढ़ेंगे तो खुद से भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाए, शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं, तो वृषण में उत्पन्न होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृषण। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, तापीय विद्युत संयंत्र में क्या होता है, ऊष्मीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए तापीय मतलब तप जाना, तो देखिए तपेगा कब, जब उसे ऊष्मा मिलेगा। तो ऊष्मा जब उसे मिलेगा तो ऊष्मा क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण हो जाएगा। इसका सबसे मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है सोलर प्लेट। सूरज की किरणें क्या होती है, सोलर के ऊपर पड़ती है और वो हीट होती है, और हीट होकर के क्या बदल जाती है, विद्युत में बदल जाती है। तो हम कह सकते हैं कि तापीय जो विद्युत संयंत्र है वो किस में बदल जाएगी, ऊष्मीय ऊर्जा विद्युत संयंत्र ऊर्जा में बदल जाएगी। तो ये रहा 39 नंबर का क्वेश्चन। और नीचे आपका 40 नंबर क्वेश्चन है, गोबर गैस को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो गोबर गैस को जैव गैस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आशा करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। जो भी हमारे अंदर त्रुटि है आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल देना, और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचती रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। ये फ्री ऑनलाइन एकेडमी अभी से लेकर के आपके रिजल्ट तक आपके साथ है। बेफिक्र रहिए, जितना पढ़ा रहे उतने पढ़िए, ज़्यादा हैवी लेस लेने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।